आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी वीराना। जयशंकर जी की कहानियों में मना स्थितियों के स्ट्रोक्स एक चित्रकथा की सी बिंबावली बनाते हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए हमें अपना अतीत, बीते हुए वे क्षण जिन्हें रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम अनदेखा किए रहते हैं, स्मृति की कौंध में झिलमिलाते दिखने लगते हैं। प्रस्तुत है कहानी वीराना, मेरी जुबानी। सर्दियों की धूप के कुछ धब्बे डॉक्टर ब्रगांजा की डिस्पेंसरी की मेज़ पर पड़े थे। मेज़ पर धूप, धूल और धुएं की गंध भी थी, जो एस्ट्रे में अभी अभी बुझाई गई सिगरेट से आ रही थी। उन दिनों मैंने कुमाऊं का वो पूरा इलाका घूमा था। मैं जिम कॉर्बेट का मुरीद बन गया था। तब आपका विवाह नहीं हुआ होगा। मैंने डॉक्टरी की अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जिम कॉर्बेट की किताबों से वहाँ जाने की इच्छा जागी थी। आपको जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ पता है? फिर कभी फुर्सत से आऊँगा। यह सर्टिफिकेट बिटिया को अभी पोस्ट करना है। कोई बात नहीं। आपने नैनीताल रानीखेत का जिक्र किया और मुझे वहाँ के दिन याद आ गए, डॉक्टर ब्रगांजा ने कहा। मैं कुर्सी से नहीं उठता तो डॉक्टर बहुत कुछ कहने के मूड में थे। इधर उनके क्लिनिक में इक्का दुक्का मरीज ही आते हैं, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। वे रोज़ दोपहर तक बैठते ही हैं, पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं, अखबारों की पहलियां बुझाते हैं, अपने ट्रांजिस्टर पर न्यूज़ सुनते हैं या कोई डिटेक्टिव उपन्यास पढ़ लेते हैं। ये सब डॉक्टर ने मुझे आधे घंटे में बता दिया था। उनकी पत्नी नहीं रही, बच्चों के अपने परिवार हैं और वे इंडोनेशिया में रह रहे हैं। डॉक्टर 80 वर्ष के आसपास की उम्र के होंगे। अब कार और स्कूटर नहीं चलाते हैं। सदर के कॉफ़ी हाउस और छावनी के कैफ़े जॉन ब्रदर्स से उनके खाने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। गोंडवाना क्लब के मेंबर हैं और कुछ शामें वहाँ खेलते हुए, खाते पीते हुए गुजर जाती हैं। मेरे बचपन में मेरी अम्मा मुझे इस क्लिनिक में लेकर आया करती थी। हमें देर देर तक अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। शहर के कोने कोने से लोग इनसे इलाज करवाने आते थे। तब तक न ये शहर इतना फैला हुआ था और न इसमें इतने अस्पताल, डॉक्टर, विशेषज्ञ, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी और फार्मेसी हुआ करती थी। 1965 के आसपास हमारा शहर छोटा था और इसकी आबादी भी बहुत कम थी। शहर बढ़ने लगते हैं, नए होने लगते हैं और पुराने लोग, पुरानी जगहें हाशिए पर आने लगते हैं। पुराने अस्पतालों में, पुरानी तरह की डिस्पेंसरियों में एक तरह का वीराना सा उतर आता है। वहाँ जाते भी हैं तो गरीब लोग या ऐसे लोग जो बरसों से वहाँ जाते रहे हैं या उसी इलाके में रह रहे हैं। समय के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है। आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ उतर आती हैं, घर की दीवारों पर दरारें, जीवन के उल्लास और उमंग पर उदासी की छायाएं। वक्त लोगों से कितना कुछ छीनता जाता है। कुछ ही दिन तो हुए कि अगस्त की एक शाम को कल्याणेश्वर मंदिर में गया था। सप्तपर्णी के पेड़ों की कतार के पास से एक सांप को सरकते हुए देखा था। बूढ़ा हो चुका होगा। धीरे धीरे मंदिर के पीछे की बावड़ी की तरफ बढ़ रहा था। चौकीदार और उसकी पत्नी अपने घर के आंगन में बैठे थे। लैम्प पोस्ट के उजाले में वहाँ रखा हुआ पलंग, चौकीदार के हाथ में बांस का बना पंखा, पुरानी लाठी, भाजी तोड़ती हुई पुजारी की पत्नी नजर आ रहे थे। अगस्त की शाम थी, बारिशहीन, उमस से भरी हुई। आप भाग्यशाली हैं, चौकीदार ने कहा था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं चौंका था। बहुत कम लोगों को इस बूढ़े सांप के दर्शन होते हैं। पर अब इस मंदिर में आता ही कौन है? सच कह रहे हैं बाबूजी, अब तो नागपंचमी और शिवरात्रि में भी यहाँ सुनसान बना रहता है। इतनी वीरान जगह पर कोई क्यों आएगा? रास्ता तक नहीं है, पैदल आना पड़ता है। पड़ोस के गांव बांध बनाते वक्त उजड़ गए थे, चौकीदार की पत्नी कह रही थी। मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। हर कोई वीराने से दूर रहना चाहता है। उजाड़ों के बीच जीवन कहाँ होता है? वहाँ से मृत्यु की गंध आती है, नष्ट हो जाने की आहटें। रिटायर हो जाने के 5 बरस बाद मैं उस लोको शेड में गया था जहाँ कभी लोको फोरमैन हुआ करता था। कभी वहाँ भाप के इंजन खड़े रहते, उनकी साफ़ सफाई चलती रहती, उनकी मरम्मत और देखभाल करते हुए रेलवे कर्मचारी रहते। धुएं, पानी, कोयले, भाप और उनके बीच काम करते हुए लोगों से चहल पहल बनी रहा करती थी।
पड़ोस में गुमटी थी, वहाँ चाय नाश्ता तैयार होता रहता। पान, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के लिए कर्मचारियों का आना जाना बना रहता। उनके नीले रंग के सूती कपड़ों पर तेल, कोयले और मिट्टी के दाग पड़े रहते थे। पर उस रोज़ वहाँ भयावह वीराना था। लोको शेड बंद हो चुका था। वहाँ उन दिनों का अस्थिपंजर पड़ा था, जिन दिनों में मैंने वहाँ अपनी नौकरी के आखिरी बरस गुजारे थे। पहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब का विशालकाय इलाका, जो कभी चहल पहल शोरगुल से भरा रहता था, मेरी निगाहों के सामने मरुस्थल सा सुनसान हुआ खड़ा था। लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारों पर कालिखें थीं, पटरियां बिछी हुई, कहीं कहीं जमा हुआ पानी। उस गंदले पानी में नज़र आती बियर की बोतलें। वहाँ पड़े हुए टायर, जूते, चप्पलें, अंडरवियर और बनियान, जिनको न जाने किसने और कब वहाँ छोड़ा होगा। मुझे लोको शेड देखने नहीं जाना था। मैंने कहा था, आप किसी की सुनते हैं? आपकी सनक के सामने किसकी चलती है? बेटियों की तो सुन भी लेते थे और अब वे भी चली गईं। लोको शेड से लौटकर मैं कुछ दिनों तक बुखार में पड़ा रहा था। नींद में बड़बड़ाता रहा था। कभी अपने मातहत रहे कर्मचारियों को नींद में डांटता रहा था। पत्नी और देवकी मुझे डॉक्टर ब्रगांजा के पास ले गए थे। मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। बरसों बाद, शायद बचपन के दिनों के बाद, पहली बार डॉक्टर ब्रगांजा मेरी नब्ज़ टटोल रहे थे। उनकी मेज पर धूल थी, वहाँ रखे हुए कागज़ पत्तर पर धूल थी, और थी सिगरेट से झड़ी हुई राख। पड़ोस की खिड़की को कई दिनों से खोला नहीं गया होगा। वहाँ से पेशाब की गंध आ रही थी। बुखार में मैंने महसूस किया कि खिड़की से वो बिच्छू अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिसे मैंने लोको शेड के परिसर में मरे हुए देखा था। डॉक्टर मेरे पैरों के पंजों को इधर उधर कर रहा था। मेरी छाती और पीठ पर अपना कान रखकर कुछ सुन रहा था। मेरे शरीर पर धीरे धीरे मुक्के मार रहा था। इनका सब कुछ ठीक है, कहीं से खौफ खा गए हैं, डॉक्टर कह रहे थे। अपने काम की पुरानी जगह पर गए थे, अब वो उजड़ गया है, वहाँ कुछ देख लिया होगा, पत्नी ने बताया था। बुखार के उन दिनों में ही पत्नी मुझे उस दरगाह तक ले गई थी, जो हमारे इलाके से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर नीम के एक पेड़ के नीचे पहाड़ी के पायताने खड़ी थी। सरसराते हुए नीम के पेड़ के नीचे किसी औलिया की मज़ार, आसपास खड़े हुए संतरे के बगीचे, कुछ दूर खड़ा हुआ रेलवे स्टेशन। वहीं अपनी युवावस्था में केरल से आया हुआ वो आदमी मिला था जो दरगाह की देखभाल किया करता था। बहुत बहुत पहले उस अधेड़ फ़कीर नुमा आदमी से मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिला था। हम दोनों ही पत्थर की बेंच पर बैठे हुए पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपने बैग से उस आदमी को संतरा निकाल कर दिया था और कुछ देर बाद मठरियाँ, जो मेरी बेटियाँ एक डिब्बे में मेरे लिए रख दिया करती थी। इसे क्या कहते हैं? उसने पूछा था। मठरी यहाँ बहुत बनाई जाती है। हमारे यहाँ नहीं बनती है शायद। आप कहाँ के हैं? 30 साल पहले यहाँ केरल से आया था, यहीं बस गया हूँ। अब तो मध्य प्रदेश का ही हूँ। क्या काम करते हैं? पहले फैक्ट्री में काम करता था। कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने के लिए केरल गया था। माँ चल बसी। 1 महीने बाद आया तो मेरी जगह कोई और काम कर रहा था। मैनेजर से लड़ाई हो गई, मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़ा। वहीं से मेरा ध्यान संसार से हटने लगा था। जेल से निकलकर दरगाह के पास ही रहने लगा। अब यहीं रहता हूँ। रेलवे स्टेशन नज़दीक ही है। बाद में ट्रेन में भी वो दक्षिण भारतीय आदमी अपने बारे में बताता रहा था। उसने कभी अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता था। मध्य प्रदेश में रहते रहते हिंदी पढ़ना लिखना भी सीख चुका था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी व्हीलर की किताब की दुकान से ही उसके हाथ कभी अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, कबीर, रैदास और गुरु नानक के जीवन पर आधारित किताबें लगी थी। रेलवे प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में ही उसका नहाना धोना हो जाता। कुली कबाड़ी का छोटा मोटा काम मिल जाता। ढाबे में खाना खा लेता और खाली समय में कभी पढ़ता, कभी दरगाह में होती कव्वाली सुनने चला जाता। गांव के मंदिरों में होते भजनों को सुनता रहता। जब वो 35 का रहा होगा तब उसका मन वेटिंग रूम की विधवा केयरटेकर पर आ गया। छोटी सी जगह तो थी ही, और उनके बीच के प्रेम की बात को फैलने में देर नहीं लगी। एक सुबह उसने खुद को अधमरी हालत में जिला अस्पताल के पलंग पर पाया था।
विधवा के घर के लोगों ने उसे बहुत पीटा था। अस्पताल से निकलकर वो एक दूसरी जगह, दूसरे स्टेशन पर आ गया और दूसरी दरगाह के आंगन के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। कस्बाती लोगों ने कुछ दिनों तक उसे पेड़ के नीचे देखा और धीरे धीरे वो फ़कीर होता चला गया। इधर उधर के लोग दरगाह तक आने लगे। दरगाह का पुराना वीरानापन कम होता चला गया। लोगों ने सीमेंट और ईंटों की एक बड़ी सी इमारत खड़ी कर दी और वो आदमी किसी पीर फ़कीर की तरह प्रसिद्ध होता चला गया था। कोई कोई ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है। कुछ आबाद जगहें वीरान हो जाती हैं और कुछ वीरान जगहें आबाद होने लगती हैं। हमारे घर में काम करती आई देवकी का उस दरगाह पर भरपूर भरोसा रहता आया है। उसी के कहने पर पत्नी मुझे उस दरगाह तक ले गई थी। देवकी भी साथ थी। हमारी बेटियों के जाने के बाद से वो ज़्यादातर वक्त हमारे घर में ही बनी रहती है। उसने अपनी बेटियों का ब्याह कर दिया है। वो खुद विधवा है। दिन भर घर काटने के लिए दौड़ता है, हमारे यहाँ आ जाती है। अपने काम के बाद का वक्त मेरी पत्नी के साथ कभी पचीसी खेलते हुए, कभी अचार या पापड़ बनाते हुए, कभी बाज़ार, अस्पताल, डाकघर, बैंक, मंदिर और दरगाह जाते हुए गुजार देती है। देवकी बुंदेलखंड की है। वहाँ के किस्से कहानियों को खूब जानती है। आल्हा गायन सुनती आई थी। कभी कभार वो मेरी पत्नी को सुनाती रहती है और मैं भी सुन लेता हूँ, पर कभी कभी ही। मेरा मन घर में नहीं रमता है। मैं आसपास घूमने के लिए निकल जाता हूँ। आसपास खेत रहते हैं या खुली खुली वीरान और बंजर जगह हैं। दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नहीं। चरवाहे और उनके पशु नजर आते हैं। कोई किसान कभी अकेला तो कभी अपने परिवार को लिए हुए अपनी बैलगाड़ी में बैठा हुआ पगडंडियों पर नजर आ जाता है। गर्मियों में यहाँ का वीराना और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ के बंजरपन का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर तक वीराना ही वीराना नजर आता है। गर्मियों की ऐसी सूनी दोपहरी में ही जब मेरी पत्नी और देवकी अपने काम या खेल में डूबे हुए होते हैं, मेरा मन डॉक्टर ब्रगांजा या कल्याणेश्वर मंदिर के चौकीदार के पास जाने, पूरी दोपहर में उनसे बतियाने, उस कस्बाती फ़कीर से देर देर तक सुनते रहने के लिए मचल उठता है। ट्रांजिस्टर पर गाने आते रहते हैं। दूसरे कमरे से हंसने बोलने की आवाज़ें, बाहर से साएं साएं का स्वर, गर्मियों के दोपहरों के सन्नाटों की अपनी आवाज़ें, और तब मेरे लिए मेरे बाहर और भीतर खड़ा हुआ वीराना असहनीय हो जाता है। देवकी एक दो बार आकर पानी, चाय, शरबत, छाछ या पना दे जाती है। उनके साथ ताश खेलने का आग्रह भी करती है, लेकिन मैं लेटे लेटे छत, दीवारों, दरवाज़ों और खिड़कियों को ताकता रहता हूँ। ये भी रहा होगा कि हमारी दूसरी बेटी कुछ और वर्षों के बाद अपना विवाह करना चाह रही थी। आप दोनों कैसे रहेंगे, उसने कहा था। तुम हमारी फिक्र मत करो, पत्नी बोली थी। तुम्हारी नहीं, बाबू की चिंता रहेगी। मेरी चिंता? मैं बरसों से अकेला रहता आया हूँ, मैंने हकलाते हुए कहा था। और अब भी हमारे बीच में भी आप खुद को अकेला ही महसूस करते हैं। छोटी बेटी की इस बात में कड़वा सच छुपा था। वो मुझे जानती है, वो मुझे समझती है। इस बात ने मुझे तसल्ली दी थी और उसकी माँ को दुख दिया था। उसकी माँ को एक तरफ यह दुख मिला होगा कि उसकी 22 बरस की बेटी अपने पिता के दुखी और निराश बने रहने को समझ गई थी, तो दूसरी तरफ ये पीड़ा भी कि 25 वर्षों के अपने दाम्पत्य जीवन के बाद भी वो अपने पति की उदासी को, अपने पति की निराशाओं को और इस तरह उनके अकेलेपन को जरा सा भी कम नहीं कर पाई थी। मेरी बिटिया के अपने दुख ने मेरी पत्नी के अपने दुख को जन्म दिया था। दुख है कि आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है, और आदमी है कि सब कुछ जानते समझते हुए सुख का पीछा करना नहीं छोड़ता है। सदियों से हमारे संसार में दुख और सुख के बीच का कभी ना समाप्त होने वाला खेल चलता रहा है, चलता रहेगा। कभी दुख हारेगा, कभी सुख। जीसस खुद ही जीवन भर दुखी रहे थे, उस दिन डॉक्टर ब्रगांजा कह रहे थे। उस सुबह वो 40 की उम्र में कैंसर से हुई अपनी पत्नी की मौत का जिक्र कर रहे थे। अपनी पत्नी की मौत के वक्त डॉक्टर 48 बरस के थे, 4 बच्चों के पिता, जिनमें सबसे छोटे की उम्र 8 बरस थी। वे प्रैक्टिस करते रहे, घर घर जाते रहे,
गैर सरकारी अस्पतालों से जुड़े भी रहे और अपनी नौकरानी के भरोसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे थे। मेरी अम्मा 1 महीने तक बेहोश रही थी, केरल के उस अधेड़ ने बताया था। मेरे पिता दिन दिन भर मेरी अम्मा के ठीक हो जाने के लिए नमाज करते रहते थे। उस स्त्री ने पूरे महीने में एक बार भी अपनी आँख नहीं खोली थी। ये होता है, संसार को इतना ज़्यादा देखने की आदी और अभ्यस्त हो चुकी आँखें एक दिन खुलती ही नहीं हैं। जो बच जाते हैं वे अपने आत्मीय रह चुके आदमी की खुली आँखों के लिए तरस जाते हैं। बंद आँखों के आदमी को चिता पर जलता हुआ देखते रहते हैं। ये शायद अंधा हो चुका है, कल्याणेश्वर मंदिर का चौकीदार कह रहा था। आपको कैसे पता है? मैंने पूछा था। संभल संभल कर सरकता है, जैसे डर हो किसी से टकरा जाएगा। आपने पहली बार कब देखा था इसे? मेरी उम्र तब 9-10 बरस की रही होगी। बावड़ी के बाहर बैठा था। मेरे दादा मंदिर की चौकीदारी करते थे। मैं उनके लिए बावड़ी से पानी लेने आया था। अब मैं ही 50 का हो रहा हूँ। शायद ये वही सांप हो सकता है। और आपके दादा, आपके पिता? दोनों ही नहीं रहे। कुंभ के मेले में हरिद्वार गए थे, वहीं गंगा में उनकी नाव डूब गई थी। उनकी लाशें मिली थी। पता नहीं कि लाशें बाबा और दादा की थीं भी या नहीं। उस शाम को मैं चौकीदार के जीवन को सुनता रहा था, उसके जीवन में आए दुख को, उसके जीवन से चले गए सुख को। मंदिर की आरती का वक्त ना होता तो चौकीदार मुझे न जाने और क्या क्या बताता चला जाता। उस रोज़ भी मेरे मन में आया था कि मैं सबकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी सुना सकूं ऐसा कोई भी मेरे पास नहीं आया। हाँ, मेरी बेटियां ज़रूर थीं जो मेरी तकलीफ़ों से मुझसे जुड़ना चाहती थीं। उन दोनों के विवाह को 6 बरस होने को आ रहे हैं। उन दोनों के ही 2-2 बच्चे हैं। परिवारों की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन वे बराबर मेरे संपर्क में बनी रहती हैं। बीच बीच में हमारे घर आ जाती हैं, चिट्ठियाँ लिखती रहती हैं। फ़ोन की लाइन मिल जाए तो फ़ोन कर लिया करती हैं। हम दोनों के ही 10-11 बरस के होने तक रेलवे में मेरी पोस्टिंग मेरे अपने शहर से बहुत दूर ही रही थी। उन वर्षों में स्टीम इंजन हटाए जा रहे थे, इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जा रहे थे, डबल लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थीं और छुट्टियां मुश्किल से ही मिल पाती थीं। मुझे दूसरी बिटिया के जन्म के वक्त प्रमोशन मिला था। उसके जन्म के बाद के 4-5 वर्षों तक तो मैंने उसे जागते हुए एक आध बार ही देखा होगा। मैं देर रात आता, एकदम सुबह चला जाता। छोटी बेटी के बचपन की मेरी यादों में लाइट लैंप की रोशनी में उसका सोता हुआ चेहरा है। दरवाजे के खुलने पर कमरे से बाहर आती धूप या उजाले की लकीर, ठंडा किए जाने के लिए गर्म दूध के एक गिलास से दूसरे दूध में जाने की आवाज़ें, उसका रोते रहना और पत्नी का उसको समझाना सहलाना। मेरी यही बिटिया जब 16 की होने को आई तब से मेरे बहुत ज़्यादा करीब होती चली गई। कभी कभी मेरे लिए इस बेटी का अनुराग उसकी बहन और माँ की ईर्ष्या का कारण भी बनता गया था। 22 बरस की उम्र में उसका विवाह हुआ था, लेकिन ये लड़की कुछ और बरस हमारे साथ रहने की अपनी जिद पर आखिर तक अड़ी रही थी। इतने वीराने में मकान बनवाया है आपने, छोटी बेटी कहती रहती। शहर के बीचों बीच बनवाने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। मकान छोटा रहता लेकिन पड़ोसी होते, वो कहती। तब तुम्हारे दादा दादी जीवित थे, तुम्हारे मामा मामी अक्सर आते रहते थे। ये इलाका अच्छी तरह से बस नहीं पाया, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं था। अभी बेच देते हैं, बेटियां सुझाती। तुम्हारे बाबू कहीं भी ऐसे ही रहेंगे, उनको 25 वर्षों से देखती आई हूँ। कुछ लोग जीवन में सुखी होना ही नहीं जानते हैं, दुखी रहना उनका स्वभाव बन जाता है। तुम्हारे बाबू एबनॉर्मल हैं। पत्नी का अपनी बेटियों के सामने मेरी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता। अपने दाम्पत्य जीवन का, मेरी गैर जिम्मेवारियों और कमज़ोरियों का जिक्र करते करते रोने लगती थी। उसके कहने में कड़वी और गहरी सच्चाइयाँ रहती। बरसों बरस तक मेरी पत्नी ने ही मेरे माँ बाप की, मेरी बेटियों की अकेले ही देखभाल की थी। अस्पताल हो या बाजार, बैंक हो या स्कूल, रिश्तेदारों में सगाई हो या मृत्यु, बेटियों के स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह वही कभी अकेले कभी देवकी के साथ जाती रही थी। बेटियों के लिए रिश्ते खोजना हो या उनके विवाह की तैयारियां, इन सब में मेरी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाने तक ही सीमित रहती आई थी। मेरी छोटी बेटी भी ये सब जानती समझती थी और इसके बावजूद उसका मेरे लिए अनुराग और सरोकार दिनों दिन बढ़ता ही गया।
आपको किसी मंदिर में पूजा करवानी चाहिए, कल्याणेश्वर मंदिर के पुजारी ने कहा था। मेरा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। उससे क्या होता है, वह तो अपना काम करते ही रहते हैं। आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, ये भी नहीं जानते कि उस वक्त पूजा की गई थी या नहीं। उस रोज के बाद से पत्नी का बराबर मन रहा था कि हम लोग त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में जाएं, वहाँ पूजा करवाएं, लेकिन मैंने नहीं माना तो आखिर तक नहीं ही माना। ये सब विश्वास अविश्वास का उतना नहीं, जिद और अहंकार का विषय था मेरे लिए। ऐसा ही कुछ कुछ मैं अपनी अम्मा के साथ भी करता ही आया था। मुझमें हमेशा से कोई ऐसा आदमी बसा रहा जो दूसरों की सुनता ही नहीं था, जिसे अपना सुनना ही सुनना लगता रहा था। अपनी इस कमजोरी ने मुझे कभी भी लोगों के बीच अपनी आत्मीय जगह को बनाने नहीं दिया। मेरा स्कूल रहा या कॉलेज, मेरी नौकरी की जगह रही हो या बस्ती, जहाँ मैं रहा वहाँ लोग मुझसे अंतर बनाए रखने की कोशिश करते रहे। ऐसा सिर्फ मेरे परिवार के लोगों के बीच ही नहीं हुआ, मेरे लिए उनके प्रेम के कारण, उनके भीतर की समझ, करुणा और बड़प्पन की वजह से। भाग्य से कौन लड़ सकता है साहब, दरगाह के पास के फ़कीर ने कहा था। वो केरल के किसान का बेटा था, परिवार की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश में आया था। वहाँ उसने प्रेम किया, वहीं उसको जेल में रहना पड़ा और अस्पताल में भी। उसके अनुसार उसके साथ ये सब होना खुदा की मर्जी से ही संभव हो सकता था। डॉक्टर ब्रगांजा के बारे में सोचता हूँ। कम उम्र में पत्नी को खो दिया, बच्चों का पालन पोषण करते रहे, दूसरा विवाह नहीं किया और अब इस उम्र में इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हैं। उस फ़कीर से डॉक्टर ब्रगांजा की बात करता तो वो फिर भाग्य की दुहाई देता था। कल्याणेश्वर मंदिर के चौकीदार ने बचपन में अपने पिता को खो दिया था और जीवन भर खुद पिता नहीं बन पाए। देवकी ने घरों में बर्तन मांज कर बच्चों को बड़ा किया और अब बिना किसी के सहारे इस उम्र में अकेले रह रही है। कभी इन सब बातों को साझा करने के लिए उस फ़कीर के पास जाऊंगा, कभी कुछ वक्त लेकर डॉक्टर ब्रगांजा की क्लिनिक भी। बहुत बहुत पहले की बात है, कॉलेज के शुरुआत के मेरे दिन रहे होंगे। दोपहर में कॉलेज से लौट रहा होता और इमली के पेड़ों के झुंड के नीचे खड़ी गुमटी में चाय सिगरेट के लिए रुक जाता था। कभी कभार उन पेड़ों के पीछे चला जाता जहाँ कब्रिस्तान की खामोशी और शांति खड़ी रहती। किसी कब्र पर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखा रहता। मैं उन फूलों को देखकर उदास हो जाया करता था। घर लौटता, अपने बिस्तर पर लेट जाता। अम्मा खाने के लिए कहती और मैं मना कर देता। उनसे कब्रिस्तान की फूलों की बात बताता। तू ऐसी जगह पर जाता ही क्यों है? अम्मा डांटती। अब नहीं जाऊंगा, मैं कहता। कितनी वीरानी रहती है वहाँ, अम्मा कहती। अम्मा को कह देने के कुछ दिनों बाद ही मेरे कदम अनायास ही कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ते। वहाँ ताज़े फूल ना भी रहें तब कब्रों के आसपास फूलों की मुरझाई हुई पंखुड़ियाँ, बुझी हुई मोमबत्तियाँ, अभी अभी खोदी गई कब्र के बाहर की मिट्टी पर उड़ती हुई तितलियाँ फिर मेरे मन को निराशा की नदी तक ले जाती थी। इस तरह वहाँ न जाने के प्रण लेने और वहाँ जाते रहने का लंबा सिलसिला मेरे साथ बना ही रहा था। अब अपनी 65 बरस की उम्र में इतना कुछ देख लेने के बाद, इतना ज़्यादा जी लेने के बाद सोचता हूँ कि क्या कॉलेज के उन दिनों से मेरे भीतर एक तरह की उदासीनता ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। उन दिनों के बाद से ही फूलों को देखना मेरे लिए निराशा देने वाला अनुभव बना रहा। मुझे इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वे फूल शादी के वक्त के हैं या किसी की मृत्यु के अवसर के। उन फूलों को मंदिर में देखा है या किसी की कब्र पर। अम्मा जीवित होती तब मुझे मेरे उन बरसों के बारे में कुछ बता सकती थी, समझा सकती थी। अब वे नहीं हैं और ना ही मेरे जीवन में दूसरा कोई और जो मुझे समझा सके कि फूलों को देखकर क्यों मेरा मन डूब जाता है, मैं क्यों निराशा की नदी में तैरने लगता हूँ। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं शहर की सरहद के इलाके में खेतों, खलिहानों, बंजर और निर्जन मैदानों के बीच देर देर तक, दूर दूर तक भटकता रहता हूँ। कभी कभी शाम हो जाती है और मेरे आसपास पालतू पशुओं के झुंड, चरवाहे और किसान भी होते हैं जो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। मैं लौटते हुए उदास बना रहता हूँ और दिन भर की अपनी मेहनत और थकान के बावजूद उन किसानों और चरवाहों के चेहरे पर
कम से कम उदासी तो नहीं ही नज़र आती है। मैं गायों के गले में बंधी घंटियों को सुनता हूँ और मुझे याद आता है कि इस वक्त मेरी पत्नी अपने छोटे से पूजा घर में दिया जला रही होगी। फिर वो और देव की छोटी सी कोई आरती गाएंगे। उसके बाद घर की बत्तियां जलाने के लिए दोनों में से कोई एक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ेगा। मैं जब घर के करीब पहुंचूंगा तब मेरे आंगन में तुलसी के चौरे पर जलता हुआ दिया होगा। उस दिए से बाहर आती रोशनी बनी रहेगी। घर के आंगन की, तुलसी के चौरे की, वहाँ रखे हुए दिए की रोशनी का ख्याल आएगा और मैं अपने चलने की गति बढ़ाऊँगा। और इस तरह धीरे धीरे शाम की मेरी उदासी, शाम का मेरे भीतर का वीरानापन कुछ कुछ कम होता चला जाएगा। इस वक्त मैं सितंबर की शाम की धूप में हूँ और मेरे सामने शहर के प्रमुख डाकघर की बरसों पुरानी मजबूत, सुंदर और विशालकाय इमारत है। 150 बरस से भी ज़्यादा पुरानी, लेकिन पुख्ता, परिपक्व, नीम और अमलतास और आम के पेड़ों से घिरी हुई। डाकघर की घड़ी के रोमन कांटे 6 बजा रहे हैं। समय सरकता जाता है, उसके सामने हमारी ज़िंदगी सिमटती चली जाती है। एक उम्र रहती है तब कितना कुछ करना पड़ता है और इतना कुछ करने की सामर्थ्य भी साथ रहती है। और फिर एक उम्र आती है जब करने के लिए न बहुत ज़्यादा काम होते हैं और ना उनको किए जाने के लिए ज़रूरी क्षमता ही पास होती है। अम्मा की मौत के पहले के कुछ दिन याद आते हैं। उनकी बुझी बुझी, थकी थकी, मृत्यु की तरफ बढ़ती निगाहें घर की छत को ताकते रहा करती थी। क्या कुछ देर और दबा दूं? मैं पूछता। अब सो जा, तुझको सुबह सुबह ही जाना है, नींद पूरी नहीं होगी। मैं ट्रेन में सो लेता हूँ, मुझे घर में नींद नहीं आती। डॉक्टर से कहा था, वो नींद की गोलियाँ लिख देता है। ये अम्मा के जीवन के आखिरी दिन थे और उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। वो दिन को रात समझ लेती और अपनी बहू को अपनी बेटी के नाम से पुकारा करती थी। कभी कभार मैं उनके सिरहाने पर पोटली देखा करता जिसे वे कहीं जाने के लिए बांधा करती थी। ये उनका बुढ़ापे का अपना वीराना था, जीने की अपनी थकान और मंजिल। उनका कोई और ही जीवन हमारी निगाहों के सामने कभी खुल भी जाता और बंद भी हो जाता। वे एक समय से किसी दूसरे समय में चली भी जाती थीं और लौट कर आ भी जाती थीं। उनकी ज़िंदगी, उनका समय हमारे लिए अजनबी होता जा रहा था। अम्मा की वो अप्रत्याशित सी, अनजानी सी ज़िंदगी हमें एक किस्म की वीरानगी में ढकेल देती और हमारी ये वीरानगी अम्मा की अपनी वीरानगी से अलग थी। अम्मा इस संसार से गईं और उनके साथ उनकी वो वीरानगी भी। कवेलुओं और बाँस की छत की तरफ अपलक देखती हुई उनकी निगाहें भी। उनका अपनी यादों में खोया हुआ एक आलाप और मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारती हुई उनकी आवाज़ भी। मुझे पुकारती हुई अम्मा की आवाज़ जो बचपन की गलियों में मेरे कानों में गूंजती रहती थी। अम्मा की इस आवाज़ के भीतर मेरी अपनी एक ज़िंदगी ठहरी हुई है। मेरी इस ज़िंदगी से अलग थलग एक दूसरी ज़िंदगी, जहाँ साए साए करती गर्मियों की दोपहरों का भयावह अकेलापन नहीं था। खेतों, खलिहानों और खंडहरों पर उतरता सन्नाटा नहीं था। सितंबर की रात के अंधेरे की शुरुआत हो गई है। लैंप पोस्ट की बत्तियों के उजाले में एक सड़क नज़र आ रही है और उसके किनारे खड़े हुए पेड़ और फुटपाथ। पुरातत्व विभाग बौद्धकालीन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाए हुए है, जिसे कुछ ही दिनों में देखने के लिए आऊँगा। इस वक्त मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने उस मकान में जिसके बाग में तुलसी के चौरे पर दिया जल रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी वीराना। ये कहानी उनकी कथा देश नामक पत्रिका में छपी थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।